अध्याय 14 मौर्य युग। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लगता है वो साधारण कुल का था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसकी माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी, जो नंदों के रंगवास में रहती थी। लेकिन ये एक पुरानी बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है। नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। अपने शासन के अंतिम दिनों में जो नंदों की कमजोरी और बदनामी बढ़ती जा रही थी, उसका फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद वंश का तख्ता पलट कर दिया और यहाँ पर मौर्य वंश का शासन कायम किया। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चाल चली, उसमें विस्तृत कथा मुद्रा राक्षक नामक नाटक में मिलती है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने 9वीं सदी कब की थी? 9वीं सदी में की थी। आधुनिक काल में इस विषय पर कई नाटक लिखे गए हैं। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की फौज के सारे भारत को रोक दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में सेल्युकस की गुलामी से मुक्त कराया था। यह इलाका सिंधु नदी के पश्चिम में पड़ता है। ऐसा लगता है कि इस यूनानी वायसराय के साथ हुई लड़ाई में चंद्रगुप्त विजयी रहा। अतः अंत में दोनों में समझौता हो गया और चंद्रगुप्त 500 हाथी लेकर उसके बदले सेल्युकस ने उसे पूरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें पूरे बिहार, उड़ीसा और बंगाल के बड़े भागों में अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में दक्कन भी था। फलतः मौर्यों का शासन केवल तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भाग को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर छा गया। उत्तर पश्चिम में मौर्यों का आधिपत्य कुछ ऐसे इलाकों पर भी था जो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं थे। साम्राज्य का संगठन। मौर्यों ने एक बड़ा विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनी की पुस्तिका इंडिका में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। मेगास्थनी यूनान का राजदूत था। उसे सेल्युकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था। उसे न केवल पाटलिपुत्र के अपितु सारे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का विवरण लिख छोड़ा था। उसका यह विवरण पूरा नहीं बच पाया, परंतु उसके लिए उद्धरण कई परिवर्तित यूनानी लेखकों की पुस्तकों में आए। इन सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर पुस्तक के रूप में इंडिका के रूप नाम से प्रकाशित किया। इस पुस्तक के मौर्य काल के प्रशासन, समाजन और अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज के विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से परिपूरित किया जा सकता है। यद्यपि अर्थशास्त्र को अंतिम रूप से मौर्य शासन ने कई सदियों के बाद दिया और इसके कुछ खंडों में आद्य बातें यथार्थ थी, फिर भी मौर्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था के बारे में ग्रामीण प्रशासन जानकारी देती है। इन दोनों स्रोतों के आधार पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तंत्र का खाचा खींच सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्वेच्छाचारी शासन था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का आदर्श उच्च होता है। उसका कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में उसका दुख होता है। परंतु हमें मालूम नहीं है कि राजा ने इस आदर्श पालन कहाँ तक किया है। मेगास्थनीज के अनुसार राजा की सहायता करने के लिए एक परिषद गठित थी। बड़े बड़े युद्ध विद्वान लोग इसमें सदस्य थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजा इस प्रदेश की सलाह को मानने में बाध्य था, परंतु ऊंचे अधिकारियों का चयन इस परिषद के सदस्यों में ही किया गया। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। हर एक प्रांत को अलग अलग राजकुमारों के जिम्मे लगा रहता था। राजकुमार राजस्व की किसी संतान को बनाया जा सकता था। प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों प्रशासन की व्यवस्था थी। उत्खनन से पता चलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर मौर्य काल के हैं। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला छोटी के नगर थे।
मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा ग्रामांचल और नगरांचल दोनों प्रशासन की व्यवस्था थी। उत्खनन से पता चलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर मौर्य काल के हैं। पाटलिपुत्र पसानी उज्जैन से छोटे के नगर थे। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र प्रशासन की 6 समिति थी। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियाँ सफाई, विदेशी की रक्षा, जन्म मृत्यु का लेखा बांटो और मापों का नियमन, इस तरह के अन्याय के कार्य करती थी। मौर्य काल में कई प्रकार के अन्याय कार्य करती थी। मौर्य काल के कई प्रकार के बाट विहार में विभिन्न पाए गए हैं। इन सबों के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासन के राज्य में 2 दर्जन से अधिक विभाग थे, जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि विशाल सेना रखना। पिलमी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। एक दूसरे स्रोत में कहा कि मौर्य के पास 8,000 अश्वचालित रथ थे। इन सब के अलावा लगता है कि मौर्य के पास नौसेना भी थी। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के 30 अधिकारी की एक परिषद थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों से विभक्त थी। लगता है कि पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव सवारी सेना के 6 अंगों में से हर एक का प्रबंधन एक समिति को सौंपा गया था। मौर्य सेना नंद सेना से लगभग तिगुनी थी। राज्य क्षेत्र और आय क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि होने की बदौलत ही ऐसा हुआ था। इतनी विशाल सेना होने पर भारी खर्च की पूर्ति चंद्रगुप्त मौर्य कैसे कर पाता? यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भरोसा करें तो लगता है कि साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सारे आर्थिक क्रियाकलाप पर राज्य के नियंत्रण था। राज्य ने खेती, हार और शुद्ध मजदूरों की सहायता के लिए पड़ती जमीनें छोड़कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया। कृषि क्षेत्र बढ़ने से राज्य को अच्छी खासी आय होने लगी, क्योंकि उस पर नए बसाए गए किसानों को अच्छा राजस्व मिलता था, राजस्व आने लगा था। जान पड़ता है कि किसानों से वसूलने गए कर उसकी उपज के चौथे हिस्से से 6वीं शताब्दी तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। इसके अलावा आपातकाल में किसानों को अधिक उपजाने के लिए बाध्य किया जाता था। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाए जाते थे उन पर प्रवेश द्वार पर ही चुंगी ले ली जाती थी। खाद्य, मद्य की बिक्री, हथियारों का निर्माण आदि पर राज्य का एकाधिकार था। इन सब से अवश्य राज्य को समृद्ध होता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुसज्जित प्रशासन तंत्र कायम किया और उसे ठोस वित्तीय आधार दिया। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा और जिसके प्रशासन की महत्वपूर्ण बात थे यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध। उसका पुत्र अशोक मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में परम क्रूर था। 99 भाइयों का कत्ल करके राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन यह बात केवल किंवदंती पर आधारित है, इसलिए गलत भी हो सकती है। बौद्ध लेखकों ने अशोक का जो जीवन चरित्र लिखा है वो कल्पनाओं से भरा है, इसलिए उसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण नहीं किया जा सकता। अशोक के अभिलेख। हम अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर तैयार करते हैं। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख में 5 श्रेणियों में बांटा गया था: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख और दीर्घ स्तंभ और लघु स्तंभलेख। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में मिलता है, जो कर्नाटक के 3 स्थान और मध्य प्रदेश के 1 स्थान पर पाई जाती है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवा नाम प्रियदर्शी देवाओं का प्रयोग उसकी उपाधि के रूप में मिलता है और अशोक का नाम छोड़ दिया गया है। यह अभिलेख शिलाओं पर, पत्थरों पर, पालीदार शीर्ष स्तंभों पर, गुहाओं पर और एक मामले में मिट्टी के कटोरे पर भी खुदे हैं। यह न केवल भारतीय उपमहादेश में बल्कि अपितु अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अब तक 45 स्थानों पर कुल 182 पाठांतरों में पाए जाते हैं। इन अभिलेखों में राजा के आदेश सूचित किए गए हैं। प्राकृत में रचे गए अभिलेख साम्राज्य भर अधिकांश ब्राह्मी भागों में ब्राह्मी लिपि में लिखित है, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में खरोष्टी अरमाइक लिपियों में है। अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरमाइक और यूनानी दोनों हैं। अशोक के अभिलेख सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों, प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थापित है। इनमें अशोक के जीवन चक्र, उनकी राजनीतिक और परराष्ट्रीय नीति तथा उनके राज्य के विस्तार की जानकारी है।
ये क्या है? ये रुमनदेही का अभिलेख है। यह ब्राह्मण लिपि में अभिलेख की भाषा प्राकृत है। कलिंग युद्ध का प्रभाव। कलिंग युद्ध का प्रभाव। अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित थी। राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने केवल एक युद्ध किया है, जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसने अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और कई लाख लोग बर्बाद हो गए। 1.5 लाख बंदी बनाए गए। ये आंकड़े अतिशोक्तिपूर्ण है, क्योंकि अशोक के अभिलेख में शस्त्र शब्द का प्रयोग कहावती तौर पर किया गया है, जो भी उससे प्रतीत होता है कि युद्ध में भारी नरसंहार ने अशोक का हृदय ढल गया। इस युद्ध के कारण ब्राह्मण पुरोहितों और बौद्ध भिक्षुओं को बहुत कष्ट झेलने पड़े। अशोक को गहरी व्यथा और पश्चाताप हुआ, इसलिए उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी भेष के बदले धर्म घोष होने लगा। हम अशोक के शब्दों में उसके 13वें मुख्य शिलालेख के उदाहरण दे रहे हैं। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद देव के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। युद्ध में 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए, कई गुणे नष्ट हुए। इसके बाद अब देव का प्रिय निष्ठापूर्ण धम्म का पालन, धम्म का कामना, धम्म का उपदेश करने लगा। उसके बाद कलिंग विजय देवों का प्रिय पश्चाताप करने लगा, और जब किसी देश को जीता तो वहाँ के लोगों को हत्या, मृत्यु, पलायन होता था। ऐसा वध लोगों के प्रिय को बड़ा दुखद और गंभीर लगा। देवों के प्रिय को इससे और अधिक दुख इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ कोई रहते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, श्रमण हो, अन्य संप्रदाय के हों। ऐसे ग्रस्तों गुरुजनों के आज्ञा और अपने मित्रों के और परिचितों, साथियों, संबंधी और दासों चाकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते थे और निष्ठावान है। वे सभी हिंसा, हत्या, प्रियजनों के विरोध से दूर झेलते हैं। उस समय कलिंग को जीतते समय जितने भी लोग मारे गए थे बंदी, अब उनके बीच 100वें व 1000वें को वैसा ही भोगना पड़ता था। देवों के लिए प्रिय भारी व्यथाकारी होगा। देवताओं का प्रिय धर्म विजय को ही श्रेष्ठ समझता था। जब अशोक ने कबीलाई समूह और समवर्ती राज्यों को अपने आदर्शात्मक विचारों से प्रभावित किया, कलिंग के स्वतंत्र राज्यों के प्राजनों में कहा गया था कि राजा को पिता की तुल्य समझकर उसकी आज्ञा का पालन करें, उस पर विश्वास करें। अपने अधिकारियों को उसने निर्देश दिया कि इस विचार को प्रचार उसकी सारी प्रजा में करें। इस प्रकार जंगल में रहने वाली जनजातियों से कहा गया कि वे धर्म के मार्ग पर चलें। अब अशोक की मानने लगा था कि पराये राज्यों पर सैनिक विजय के उपयुक्त क्षेत्र को समझना उपयुक्त अनुचित है। वह उन्हें आदर्श विचारों से जीतने का प्रयास करने लगा। पराये देशों में भी अपने मनुष्य और पशुओं के कल्याण के लिए कदम उठाए। उन दिनों की स्थिति को देखकर यह सर्वथा नई चीज़ है कि उसने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे। ये सभी बातें अशोक के अपने अभिलेख के आधार पर कही जा सकती हैं। यही बौद्ध परंपरा को विश्वास किया जाए तो अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। इससे प्रतीत होता है कि प्रबुद्ध शासक के रूप में अशोक ने प्रचार के द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया। यह सोचना गलत है कि कलिंग युद्ध ने अशोक के नितांत शांतिवादी बना दिया। उसने हर हालत में शांति के लिए शांति की नीति नहीं ग्रहण करी, प्रत्युत वो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने पर व्यवहारिक नीति पर चला। उसने विजय के बाद कलिंग को अपने कब्जे में रखा और अपने साम्राज्य में ला लिया। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय आ रही विशाल सेना को विघटित कर दिया। वह जनजातियों से बार बार कहता कि वह धर्म का मार्ग धरे और साथ ही धमकी भी देता रहा कि वे सामाजिक व्यवस्था और नैतिक नियम धर्म का उल्लंघन करेंगे तो परिणाम बुरा होगा। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो राजूक कहलाए। उन्हें प्रजा को न केवल पुरस्कार बल्कि दंड देने का भी अधिकार सौंपा गया। धर्म के सारे साम्राज्य को सुदृढ़ करने की अशोक की नीति फलवती रही। कंधार अभिलेख से मालूम होता है कि उसकी इस नीति की सफलता बहेली और मछुआरों पर भी हुई। उन्होंने जीव हिंसा को त्याग कर संभवतः स्थिरवासी होकर कृषक का जीवन अपना लिया। आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बुद्ध हो गया। परंपरा बताती है कि वह बौद्ध भिक्षु हो गया। बौद्धों को अपार धन दिया। बौद्ध धर्म स्थानों पर यात्रा की और उसकी इस यात्रा का संकेत उसके अभिलेखों में धर्म यात्रा शब्द मिलता है। पारंपरिक अनुसूची के अनुसार अशोक ने बौद्ध का तीसरा सम्मेलन संगीति आयोजित किया। धर्म प्रचार को केवल दक्षिण भारत में ही श्रीलंका, बर्मा
आदि देशों में भेजा गया ताकि वहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म में लाया जाए। ईसा पूर्व दूसरी और तीसरी सदियों के ब्राह्मी अभिलेखों श्रीलंका से मिले हैं। अशोक ने अपने बारे में बड़ा उच्च आदर्श रखा। यह आदर्श था राजा का पिता का तुल्य होना। उसने अपने अधिकारियों को बार बार कहा कि राजा प्रजा को अपनी संपत्ति समझता है, यह बात राजा प्रजा को बता दे। अधिकारियों से उसने ये भी कहा कि राजा के प्रतिनिधि के नाते वो प्रजा की देखभाल क्या करे। अशोक ने नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म महामात्य बहाल किया। अपने साम्राज्य में न्याय करने के लिए उसने राजकों की नियुक्ति करी। वह कर्म कांडों का विशेषतः स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों की रस्मों का विरोधी था। उसने कई तरह के पशु पक्षी की हिंसा पर रोक लगा दी। उसकी राजधानी में तो प्राणी का मरना पूर्णतः निषिद्ध था। उसने तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोह पर रोक लगा दी जिसमें लोग रंग रैलियां मनाते थे, परंतु अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। इसे हम संप्रदायवादी नहीं कह सकते। इस धर्म का व्यापक लक्ष्य था कि समाज में सुव्यवस्थित बनाए रखना। इसका उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को आदर करें, दासों और सेवकों के प्रति दया करें। यह उपदेश बौद्ध धर्म में पाए गए और ब्राह्मण धर्म में भी। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दे का पाठ पढ़ाया। उसने जीवों के प्रति दया और बांधवों के प्रति सद्व्यवहार की सीख दी। उसने उपदेशों का लक्ष्य था परिवार, संस्था और तत्कालीन सामाजिक वर्ग व्यवस्था की रक्षा करना। वह बताता है कि लोग भला आचरण करेंगे तो वो स्वर्ग जाएंगे। उसने ऐसा नहीं किया कि निर्माण प्राप्त करेंगे, जो कि बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य था। इस प्रकार अशोक के उपदेशों का लक्ष्य सहिष्णुता के आधार पर तत्कालीन समाज व्यवस्था को बनाए रखना था। ऐसा नहीं लगता कि उसने कट्टरपंथी धर्म का विचार किया। इतिहास में अशोक का स्थान कहा जाता है अशोक की शांतिवादी नीति ने मौर्य साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। यह सही नहीं। उसके विरुद्ध अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। निसंदेह विश्व के इतिहास में वह महान धर्म प्रचारक सरसाक हुआ। उसने अपनी आस्था के प्रति बड़े उत्साह और निष्ठा से काम किया। उसने अपने साम्राज्य के अंदर विदेश नीति में सफलता पाई। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की और उसे एक धर्म, एक भाषा, प्रायः एक लिपि के सूत्रों में सारे देश को बांध दिया। उसके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, पर देश के एकीकरण में उसने ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी सभी लिपियों का इस्तेमाल किया। स्पष्टतः उसने यूनानी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं को और विविध धार्मिक संप्रदाय को समन्वित किया। उसने सहनशीलता, धार्मिक नीति चलाई और प्रजा पर बौद्ध धर्म को लादने की चेष्टा नहीं की। प्रत्युत उसने हर संप्रदाय को दान दिए, भले वो संप्रदाय बौद्ध धर्म को मानता हो या न मानता हो, वो उस धर्म का विरोधी ही हो। धर्म प्रचार के कार्य में अशोक को अपार उत्साह था। उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में भी अपने अधिकारी को तैनात किया। इससे प्रशासन कार्य को लाभ हुआ और साथ ही विकसित गंगा के मैदानों, पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों में सांस्कृतिक संपर्क बना। भौतिक संस्कृति जो साम्राज्य के मध्यवर्ती इलाकों में विशेषता थी, कलिंग और निचले दक्कन, उत्तरी बंगाल में फैल गई। सबसे बढ़कर इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण, सांस्कृतिक विषय नीति के लिए अमर है। प्राकृतिक भारत के इतिहास में इस तरह की नीति अपनाने का कोई आदर्श अशोक के सामने नहीं था और न ही इस तरह के कोई उदाहरण किसी भी देश में मिलता है। हाँ, मिस्र में भले ही इसका अपवाद हो, अख्तान ने ईसा पूर्व 14वीं सदी में शांतिवादी नीति अपनाई थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि अशोक के अतीत ने अपने इस मिस्र समन्वित की जानकारी नहीं थी। कौटिल्य ने तो राजा को सलाह दी थी कि राजा को शक्ति द्वारा विजय पाने की चेष्टा सदा करना चाहिए, लेकिन अशोक ने इसके ठीक उल्टी नीति अपनाई। उसने अपने उत्तराधिकारियों से आक्रमण और विजय की नीति को त्याग दिया और कहा, मगध के राजा कलिंग युद्ध तक अपनाते आ रहे हैं। उसने उन्हें शांति नीति अपनाने की सलाह दी, जो नीति 2 सदियों तक लगातार चले आ रहे हैं। आक्रमणात्मक युद्ध के बाद अत्यंत ही आवश्यक हो गई थी। अशोक निरंतर अपनी नीति पर दृढ़ रहा। यद्यपि उसके पास पर्याप्त साधन संपदा थी, विशाल सेना थी, फिर उसने कलिंग विजय के बाद कोई युद्ध नहीं किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अपने समय और अपनी पीढ़ी से बहुत आगे था। फिर भी उसके राज्यपालों और करदाताओं राजाओं पर उसकी नीति का स्थायी असर नहीं पड़ा। जिन्होंने 332 ईस्वी में उसके राज्यकाल के समाप्त होते अपने क्षेत्र को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए। इसी प्रकार अशोक की नीति उसके पड़ोसियों की मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं डाल सकी। जब अशोक का राज्यकाल 232 ईस्वी में समाप्त हुआ तो 30 वर्षों के अंदर ही पड़ोसी राजा उसके साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर झपट पड़े।
अध्याय 15 मौर्य शासन का महत्व। राजकीय नियंत्रण। हिंदू विधि ग्रंथों में बार बार कहा गया कि राजा को धर्म शास्त्रों में बताए गए नियमों और देश में प्रसिद्ध आचारों के अनुसार शासन करना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को सलाह दी कि जब तक वर्णाश्रम धर्म, वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा का धर्म की स्थापना करना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक यानी सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। अशोक ने अपने अभिलेख में बताया कि राजा का आदेश अन्य आदेशों से ऊपर है। अशोक ने धर्म का परिवर्तन किया और उसके मूल तत्वों को सारे देश में समझने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। राजा के निरंकुश अधिकार का दावा मगध के राजा द्वारा अपनाई गई सैनिक विजय की नीति के कारण आगे आया। अंग, वैशाली, काशी, कौशल, अवंती, कलिंग आदि को एक एक करके मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। इन सभी क्षेत्र पर जो सैनिक नियंत्रण हुआ वह धीरे धीरे जनजीवन के हर अंग पर उत्पीड़ित नियंत्रण के रूप में परिणत हो गया। मगध साम्राज्य के पास तलवार का इतना जोर था कि वह सभी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण ला सका। जनजीवन के हर क्षेत्र को अपने वश में रखने के लिए राज्य को विशाल अधिकारी वर्ग रखना पड़ते थे। प्राचीन इतिहास में किसी भी अन्य काल में हमें इतने सारे अधिकारियों नहीं पाते जितने मौर्य काल में। प्रशासन तंत्र के साथ गुप्तचरों का भी विस्तृत जाल बिछा था। विभिन्न प्रकार के जासूस विदेश शत्रुओं गतिविधियों पर नजर रखे थे। संदिग्ध अधिकारियों के बारे में पता लगाया करते थे। भोले भाले लोगों में अंधविश्वास का सहारा लेकर कोष संचय में भी सहायक सिद्ध होते थे। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कराते थे। लगता है कि अधिकतर अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। उच्च कोटि के अधिकारी थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। उन्हें उदारतापूर्ण पारिश्रमिक मिलता था। उन्हें 48,000 पर्ण की भारी रकम मिलती थी। पर्ण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। इसके ठीक विपरीत सबसे निचले दर्जे के अधिकारियों को कुल मिलाकर 60 पर्ण मिलते थे। हालांकि कुछ कर्मचारियों को महज 10-20 पर्ण ही दिए जाते थे। इससे लगता है कि उच्चतम और निम्नतम श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच भारी विषमता थी। आर्थिक नियंत्रण। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार माने तो लगेगा राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे जिनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाट माप तथा कताई, बुनाई, खान आदि शिल्पों का नियमन नियंत्रण करते थे। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। मेगास्थनीज बताता है कि मिस्र की भांति ही मौर्य साम्राज्य के अधिकारी जमीन को मापता और उन पर नहरों का निरीक्षण करता जिससे होकर पानी छोटी नहरों में पहुंचता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था है जो कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। मेगास्थनीज का कहना है कि उसने दास नहीं देखे, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में गृहदास वैदिक काल में ही पाए जाते हैं। लगता है मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाता था। राज्य के पास बड़े बड़े कृषि क्षेत्र थे जिसमें अनगिनत दास और मजदूर खटाए जाते थे। कलिंग युद्ध के बाद जो 1.5 लाख युद्धबंदी कलिंग से पाटलिपुत्र लाए गए थे वे संभवतः कृषि कार्य में लगा दिए गए होंगे। 1.5 लाख की जनसंख्या अतिशयोक्ति जैसी लगती है। जो भी हो, उत्पादन की दृष्टि से प्राचीन भारतीय समाज दास समाज नहीं था। यूनान और रोम में जो कार्य दास करते थे वह भारत में शूद्रों से लिया जाता था। शूद्रों को ऊपर के 3 वर्णों में साझा संपत्ति समझा जाता था। उन्हें दासों, शिल्पियों और कृषकों के ऊपर तीनों वर्णों का काम करने के लिए बाध्य किया गया। कई कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के नियंत्रण साम्राज्य के विशाल भाग थे, कम से कम केंद्रीय भाग में तो अवश्य थे। ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र के अनुकूल अवस्थित के कारण संभव हुआ। यहाँ जल मार्गों के तरह राज्य कर्मचारी चारों ओर जा सकते थे। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र से एक मार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल जाता था। यह भी गाते हिमालय की तराई में एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली से चंपारण होते कपिलवस्तु, कलसी, हजारा होते अंत में पेशावर पहुंचती थी। मेगास्थनीज ने एक सड़क की चर्चा की है जो पश्चिमोत्तर भारत को पटना से जोड़ती है। सड़कें पटना और सासाराम के बीच थी। वहाँ से मिर्ज़ापुर और मध्य भारत में चली आ रही थी। राजधानी से एक सड़क पूर्वी मध्य प्रदेश के होते हुए कलिंग जाती थी। फिर कलिंग भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से जुड़ा था। इन सारे मार्गों के कारण यातायात में सहूलियत होती थी और यातायात घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। उत्तरी मैदान में तो गंगा और अन्य नदियाँ भी यातायात के मार्ग थे। अशोक के अभिलेख मिलने के स्थान पर महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते थे। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में
तैयार किए जाते थे वहाँ के उत्तरी और दक्षिण भारत में पहुँचाए जाते थे। संभवतः देश का जो आबाद हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में था वही मुगलों के शायद ईस्ट इंडिया कंपनी में भी के नियंत्रण में था। मध्यकाल में आकार राजमार्गों के किनारे अधाधिकृत बस्तियाँ होने से रकाबदार घोड़ों के प्रचलन में यातायात में उन्नति हुई। कंपनी ने जो बंदूक का प्रयोग किया था उसका आयात 1830 में लगातार वाष्पचलित जहाज़ों से होता रहा। ऐसा लगता है कि मौर्य शासकों को बहुत बड़ी जनसंख्या का सामना नहीं करना पड़ा। किसी तरह मौर्य सेना में 6,50,000 अधिक सिपाही नहीं थे। यदि मान ले आबादी का 10% भाग सेना में भर्ती हुआ तो मध्य गंगा के मैदानों में कुल आबादी 65 लाख से अधिक नहीं रही होगी। अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि उनका राज्योद्देश पूर्वी छोर की ओर से दक्षिण छोर के सिवा सारे देश में प्रसिद्ध किया गया था। आंध्र प्रदेश कर्नाटक में 9 स्थानों पर उनके अभिलेख मिलते हैं, लेकिन यातायात की कठिनाइयों के कारण राज्य नियंत्रण मध्य गंगा अंचल से बाहर उतना कारगर नहीं हुआ होगा। प्राचीन भारत में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत से करों का नामोल्लेख किया है। इन सारों करों के निर्धारण, वसूली, संग्रह के लिए दृढ़ और दक्ष की आवश्यकता थी। मौर्यों ने वसूली करने और ठीक से जमा करने के से अधिक महत्व कर निर्धारण को दिया। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सनिधर्ता राजकीय कोषाधार और भंडार कर का संरक्षक होता था। राज्य को समाहर्ता के चलते जो नुकसान होता था उसे अधिक महत्व दिया जाता था। वास्तव में कर निर्धारण ऐसा विवाद संगठन पहली बार मौर्य काल में ही देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित करों की लंबी सूची मिलती है। ये सारे कर वास्तव में उगाए जाते होंगे। प्रजा के पास निर्वाह के लिए नाम मात्र बचता होगा। अभिलेखों के आधार पर हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भंडार गृह होते थे, जिससे यह प्रकट होता है कि कर अनाज की शकल में भी कर वसूला जाता था और अनाज के इन भंडार गृहों में अकाल, सूखा आदि के समय स्थानीय लोगों को सहायता दी जाती थी। प्रतीत होता है कि मयूर पर्वत, अंधचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थीं। यह मुद्राएं भारी मात्रा में देश में बड़े भाग में मिलती हैं। निसंदेह ये मुद्राएं कर की वसूली, अधिकारियों के वेतन भुगतान में सुविधाप्रद हुई होंगी। अपनी शुद्धता, संप्रभुता के कारण व्यापक क्षेत्र में बाजार की लेन देन में भी सुविधा चली आ रही होगी। ललित कला और वास्तुकला, कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान बड़ा मूल्यवान है। पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर उन्होंने प्रारंभ किया। मेगास्थनीज कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजा प्रासाद उतना ही भव्य था कि जितना ईरान राजधानी में बना राजा प्रासाद। पत्थर के स्तंभों के टुकड़े, उनके ठूठ आधुनिक पटना नगर के किनारे कुंभकार पाए गए हैं, जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देते हैं। इन अवशेषों से जैसी भव्यता का आभास नहीं मिलता है जैसे मेगास्थनीज ने बताई है, लेकिन वे इस बात का प्रमाण अवश्य देते हैं कि मौर्य शिल्पी पत्थर पर पॉलिश करने वाले कितने दक्ष थे। ये स्तंभावेश उतने ही चमकीले जितने कि उत्तरी पॉलिशदार काले मध्यभांड। खदानों से पत्थर के बड़े बड़े खंडों को ले जाना, सीधा खड़ा करने के बाद उन पर पॉलिश करना, नक्काशी करना आवश्यक कठिन कार्य होगा। यह सभी यांत्रिकी का सबसे बड़ा चमत्कार लगता है। हर स्तंभ पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के टुकड़े का बना है, जिनका केवल शीर्ष भाग स्तंभों के ऊपर जोड़ा गया है, जिनमें तराशे गए सिंह और सांड विलक्षण वास्तुशिल्प के परिणाम है। ये पॉलिशदार स्तंभ लेख देश भर में जहाँ तहाँ खड़े हैं, जिससे प्रकट होता है कि इन्हें ढोकर ले जाने और पॉलिश बनाने का अपेक्षित तकनीकी ज्ञान सारे देश में फैला हुआ था। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा शुरू की। इसका सबसे पुराना उदाहरण बराबर की गुफा में, जो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बाद में इस प्रकार का गुहा निर्माण पश्चिमी और दक्षिणी भारत में प्रचलित हुआ। भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति। एक और मौर्य ने अपनी पहली बार राज्य के सुसंगठित प्रशासन का निर्माण किया था, साम्राज्य के केंद्रीय भाग में सक्रिय था। दूसरी ओर उनके साम्राज्य विस्तार ने व्यापार और धर्म प्रचार के द्वार खोल दिए। लगता है कि प्रशासकों और व्यापारियों और जैन बौद्ध भिक्षु ने जो संपर्क सूत्र जोड़े, उसके फलस्वरूप गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फिर फैल गई।
गंगा के मैदान की इस नई भौतिक संस्कृति के आधार थे लोहे का प्रचुर उपयोग, आहत मुद्राओं का बहुतायत, लेखन कला का उपयोग, उत्तरी काला पॉलिस्टर मध्यभांड नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों की भरमार, पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रचलन, सबसे ऊपर पूर्वोत्तर भाग व नगरों का उदय। एरियन नामक यूनानी लेखक ने के अनुसार नगरों की संख्या इतनी थी कि उन्हें गिनकर ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता। इस प्रकार देखते हैं गंगा के मैदानों में भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी ही तेजी से विकसित हुई। दक्षिण बिहार में लोहा आसानी से उपलब्ध था, अतः लोहे के उपकरणों का प्रयोग खूब बढ़ा। इस काल में मुट्ठ वाली लकड़ियों, हंसिए और फालों का भी प्रचलन बढ़ा। अराब वाला हंसिए से भी फैला। शास्त्रार्थों पर तो राज्य का एकाधिकार था। लोहे के अन्य औजार का प्रयोग किसी भी वर्ग में सीमित नहीं था। इनका इस्तेमाल निर्माण शिल्प गंगा के मैदानों में साम्राज्य में सुदूर भागों में फैल गया होगा। मौर्य काल में पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंट का प्रयोग हुआ। मौर्य काल में बनी ईंटों की संरचनाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई गई थी। मकान ईंट के बनते थे और लकड़ी के भी। प्राचीन काल में घने पेड़ पौधों की और विशेषकर साल वृक्ष की बहुतायत के कारण इमारती लकड़ी खूब उपलब्ध थी। मेगास्थनी ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया है। खुदाई से मालूम होता है कि लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग बाढ़ और बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए महत्वपूर्ण रक्षा बांध बनाने के लिए किया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग साम्राज्य के दूरवर्ती प्रांतों में फैल गया था। नम जलवायु, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी या कच्ची ईंट की वैसी टिकाऊ और बड़ी बड़ी इमारतें बनाना संभव नहीं था जैसा कि शुष्क क्षेत्रों में पाते हैं। इसलिए पक्की ईंटों का प्रयोग महान वरदान सिद्ध हुआ। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे साम्राज्य विभिन्न भागों में शहर में पनपने लगे। इस प्रकार छल्लेदार कुएं, जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में प्रकट हुए, साम्राज्य का केंद्रीय भाग बाहर भी फैल गया। क्योंकि छल्लेदार कुएं से लोगों को घरेलू काम के लिए पानी मिल जाता था, इसलिए यह आवश्यक नहीं रहा कि बस्तियां नदी के किनारे ही हों। घनी आबादी वाली बस्तियों में ऐसे कुएं जल निकास के लिए खाई का काम करते थे। लगता है मध्य गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के तत्व कुछ परिवर्तन के साथ उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी पहुंच गए। इसमें संदेह नहीं कि इन क्षेत्रों को अपनी संस्कृतियां भी स्वतंत्र रूप से पनप रही थी। बांग्लादेश में जहां जिला बोगरा में मौर्य ब्राह्मण लिपि का महास्थान का अभिलेख पाया गया, वहीं दिनाजपुर जिले में बनगढ़ में उत्तरी काले पॉलिश मध्यभांड बनतर मिले हैं। ऐसे मध्यभांड के टुकड़ों पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में चंद्रकेतु जैसे स्थानों पर भी मिले हैं। उड़ीसा शिशुपालगढ़ में भी गंगा क्षेत्र में संपर्क सा लक्षण दिखाई देता है। शिशुपाल नगढ़ बस्ती मौर्य काल की ईसा पूर्व 3 शताब्दी की मानी जाती है और इसमें उत्तरी काले पॉलिश मध्यभांड बनतर के साथ साथ लोह उपकरण और आहत मुद्राएं मिली हैं, चूँकि शिशुपाल, धौरी और जौगढ़ के पास है, जहां भारत के पूर्व समुद्र तल से गुजरने वाले प्राचीन राजमार्ग पर अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में भौतिक संस्कृति मगध के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप पहुंची होगी। यह संपर्क ईसा पूर्व 4वीं सदी से ही प्रारंभ हुआ होगा, जब संभवतः नंदों ने कलिंग पर अधिकार किया था, लेकिन यह संपर्क ईसा पूर्व की 3वीं सदी में आकर कलिंग विजय के बाद ही घना हुआ। संभवतः कलिंग विजय के बाद सत्वाना के तौर पर अशोक ने अपने साम्राज्य में मिलाई गई उड़ीसा की कुछ बस्तियों को समन्वित किया हो। यद्यपि मौर्य काल में आंध्र और कर्नाटक के कई स्थानों पर लोहे के औजार और हथियार पाए गए हैं, तथापि लोहे की उन्नति कारीगरी टेक्नोलॉजी उन कारीगरों की देन है जो अनेक प्रकार के बड़े बड़े पत्थरों के गोलाकार सावधान बनाने के लिए मशहूर थे। इनमें से कुछ स्थानों पर अशोक के अभिलेख ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के उत्तरी काली मस्तान बनतन के टुकड़े मिल रहे हैं। उदाहरणतः आंध्र के अमरावती में, कर्नाटक के कई स्थानों में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि पूर्वी समुद्र तट के भौतिक संस्कृति के तत्व मौर्य संपर्कों के जरिए नीचे दक्कन पठार में प्रविष्ट हुए। मौर्य संपर्कों के द्वारा
दूध के जरिए इस्पात बनाने की कला देश के कुछ अन्य भागों में फैली होगी। 200 ईस्वी पूर्व के आसपास या इससे पहले की इस्पात की वस्तुएं मध्य गंगा के मैदानों में पाई गई। इस्पात के प्रचार में कलिंग में जंगल की सफाई और खेती के शुद्ध तरीकों का इस्तेमाल होने लगा। इसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में चेदी राज्य के उदय होने के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न हुई। यद्यपि दक्कन में सातवाहन ईसा पूर्व पहली सदी में ही सत्ता में आए, फिर कुछ हद तक उनके साम्राज्य का स्वरूप मौर्य साम्राज्य जैसा था। सातवाहनों ने मौर्य का कुछ प्रशासनिक इकाइयों को अपनाया। उनके राज्य में कई विषयों में मौर्य प्रणाली का अनुकरण किया। पाली भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा न केवल चेदियों और सातवाहनों बल्कि चेरों और चोलों और पांडे की भी मौर्य से मिली हुई लगती है। अशोक के अभिलेख के अनुसार चोल, चेर, पांडे, सत्युपित, ताम्रपणी श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसते थे, इसलिए उन सबों के राज्य मौर्य राज्य से मिलते जुलते थे। मौर्य राजधानी में आए मेगास्थनीस को पांडवों की जानकारी थी। अशोक अपने को देवों का प्यारा कहता था। यही उपाधि तमिल में अनुदित करके संगम में उल्लेखित राजाओं ने धारण की। लगभग 300 ईस्वी पूर्व बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक के कई भागों में अभिलेखों में और कभी कभी उत्तरी काले पॉलिश मधभांड के टुकड़ों और आहत मुद्राओं के मिलने से संकेत मिलता है कि मौर्य काल में मध्य गंगा के मैदानों में संस्कृति के तत्व दूर दूर तक फैलने की चेष्टा की। लगता है कि ऐसी कार्रवाई कौटिल्य के उपदेशानुसार की होगी। कौटिल्य ने परामर्श दिया था कि कृषकों अर्थात वेश्यों की सहायता से घनी आबादी वाले इलाकों में मंगवाए गए शूद्र श्रमिकों की सहायता से नई नई बस्तियां बसाई जाए। पड़ती जमीन को तोड़ने वास्ते नए किसानों को कर से छुटकारा दिया जाता था और मवेशी, बीज, धन को भी दिया जाता था। राज्य की यह नीति इस आशा से अपनाई गई कि इस प्रकार जो कुछ निवेश किया जाएगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। ऐसी बस्ती उन इलाकों में आवश्यक थी जहाँ के लोग लोहे के फाल से परिचित नहीं थे। इस नीति के फलस्वरूप विशाल क्षेत्र में खेती और बस्ती का विस्तार हुआ। यह कहना कठिन है कि पूर्व में छोटा नागपुर, पश्चिम में विंध्य के बीच फैले मध्य भारतीय जनजाति इलाकों में गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृतियों पहुँचाने में यह मौर्य नगर कहाँ तक सहायक हुए। इतना तो स्पष्ट था कि अशोक ने जनजाति लोगों से निकट संपर्क बनाए रखा, उन्हें धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अशोक द्वारा नियुक्ति धर्म महामात्रों के साथ उनके संपर्क से उन्हें गंगा के मैदानों, उच्च संस्कृति के मूल तत्वों को आत्मसात करने की प्रेरणा अवश्य मिली होगी। इस अर्थ में अशोक ने संस्कृति प्रचार की सुविचारित और सुव्यवस्थित नीति अपनाई। उसने कहा कि धर्म का प्रचार होने के नाते मानव देवताओं से मिल जाएंगे। इसका आशय यह है कि जनजाति लोग अन्य स्थायी रूप से बसने और कर चुकाने वाले किसानों की सामाजिक रीति अपनाएंगे और माता पिता और राजप्रभुत्व के प्रति और उसके सहायक भिक्षुओं, पुरोहितों और अधिकारियों के प्रति आदर भाव रखेंगे। उनकी यह नीति सफल हुई। अशोक के अनुसार शिकारी और मछुआरों ने हिंसा का त्याग कर धम्म को अपनाया। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने स्थानबद्ध कृषकों का धंधा अपना लिया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण मगध साम्राज्य युद्ध करते प्रबल हो गया था, जिसकी चरम परिणति कलिंग विजय है। लेकिन 232 में अशोक ने राज्य काल के समाप्त होते ही इसका विघटन शुरू हो गया। मगध साम्राज्य के हास और पतन के कई कारण प्रतीत होते हैं। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अशोक की नीति के चलते ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई कि इसमें निसंदेह नहीं है कि अशोक की नीति में सहिष्णुता थी। लोगों से ब्राह्मणों का भी आदर करने को कहा गया, परंतु पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया था। स्त्रियों में प्रसिद्ध कर्मकांड अनुसार खिल्ली उड़ाई गई और स्वभावतः इसी ब्राह्मणों से आय घटी। बौद्ध धर्म और अशोक के यज्ञ विरोधी रुख ने ब्राह्मणों पर भारी हानि हुई। ब्राह्मणों की से भारी हानि हुई क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों से मिलने वाले दान दक्षिणा पर ही तो वो जीते थे। अंततः अशोक की नीति भले ही चलते हो, पर ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष की भावना जगने लगी। वे वास्तव में ऐसी नीति चाहते थे जिसमें उनके पक्ष में हो और तत्कालीन हितों और विशेष अधिकारों का समर्थन करें। मौर्य साम्राज्य के खंडन में खड़े हुए कुछ नए साम्राज्यों के शासकों में ब्राह्मण हुए। मध्य प्रदेश में और उसके पूर्व मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुक और कर्ण ब्राह्मण थे। इस प्रकार पश्चिमी दक्कन, आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। इन ब्राह्मण राजाओं ने वैदिक यज्ञ के उनसे अशोक की उपेक्षा की।
जिनकी अशोक ने अपेक्षा की। वित्तीय संकट, सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ से भारी बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। जहाँ तक हमें मालूम है, प्राचीन काल में सबसे विशाल सेना मौर्यों की थी और सबसे बड़ा प्रशासन तंत्र भी उन्हीं का था। प्रजा पर तरह तरह के कर थोपने के बावजूद इतने विशाल ऊपरी ढांचे को बनाए रखना बड़ा कठिन था। लगता है अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना ध्यान दिया कि राजकोष खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च करने के पूरा करे मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी। दमनकारी शासन, साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारक प्रांतों का दमनकारी शासन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्टामात्यों अर्थात दुष्ट अधिकारियों के कुप्रशासन की कड़ी शिकायतें की। अशोक की नियुक्ति होने पर नागरिकों की शिकायतें दूर हो गई। जब अशोक सम्राट हो गया तब उसने फिर से वैसी ही शिकायत आ गई। अशोक के कलिंग खारवेल से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचार से बड़ा चिंतित था। इसलिए उसने महामात्रों को आदेश दिया कि समुचित कारण के बिना वे नागरिकों को सताए नहीं। इस दृष्टि से तौसली, कलिंग स्थित उज्जैन, तक्षशिला अधिकारियों को स्थानांतरण की परिपाटी चलाई गई। स्वयं 256 रातें धर्म यात्रा में बिताई ताकि इस क्रम में प्रशासन की देखभाल की जाए। पर इतना सारा होने पर भी दूर के प्रांतों का दमन का अंत न हुआ। अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते तक्षशिला को साम्राज्य का जुआ फेंक डालने की तनिक देर नहीं तक्षशिला को साम्राज्य का जुआ फेंक डालने में तनिक देर न लगी। दूरवर्ती क्षेत्र में नए ज्ञान की पहुंच। हम देख चुके किस प्रकार मगध अपनी कतिपय मूलभूत भौतिक उत्कृष्टताओं के कारण फलता फूलता गया। मगध साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप जे हुई भौतिक संस्कृति के यह तत्व मध्य भारत, दक्कन और कलिंग में पहुंच गए। ते हुई गंगा के मैदान जो साम्राज्य का हृदय स्थल थे वर्चस्व घटने लगा। ज्यों ज्यों मध्य गंगा के क्षेत्रों के बाहर वाले प्रांतों में लोहे के औजारों का उपयोग बढ़ता गया, त्यों त्यों मौर्य साम्राज्य का ह्रास और पतन होता गया। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति के बदौलत नए नए राज्य स्थापित और विकसित होते गए। इस पर स्पष्ट होता है कि मध्य भारत में सुंगोर कर्मों का, कलिंग में चेदियों का और दक्कन में सातवाहनों का उदय कैसे हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा और चीन की महादीवार। अशोक देश और विदेश में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा, अतः ध्यान नहीं दे सका कि पश्चिमोत्तर सीमावर्ती दरे की रक्षा कैसे हो। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में मध्य एशिया में कबीले की जो गतिविधियां थी उसे देखते हुए उस दरे की ओर नजर रखना जरूरी हो गया था। सीथियन शक लोग धीरे धीरे जहां तहां भटक रहे थे। अपने घोड़ों पर भरोसा रखने वाले खाना बोधो सीथियन शक चीन और भारत के स्थायी साम्राज्यों के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। चीन के राजा शी हुआंगतिंग 247 से 210 ईस्वी पूर्व में इन सीथियन शकों पर हमला से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए 220 ईस्वी में चीनी महादीवार बनाई। अशोक ने इसलिए ऐसा उपाय नहीं किया। संभवतः जब सीथियन शक भारत की ओर बढ़े तो उन्हें पार्थिनों, शकों और यूनानियों को भारत की ओर धकेल दिया। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया। उन्होंने सर्वप्रथम 206 में ईस्वी में ही भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद आक्रमण का तोता लग गया। यह सिलसिला ईस्वी सन के प्रारंभ तक जारी रहा। मौर्य साम्राज्य को पुष्यमित्र सोंग ने 185 ईस्वी के पूर्व अंतिम में नष्ट कर दिया। ब्राह्मण होते हुए वे अंतिम मौर्य साम्राज्य भरतपद्य को सेनापति था। कहा जाता है उसने लोगों के सामने वृहदत्त को मार डाला, बलपूर्वक पाटलिपुत्र का राज सिंहासन हड़प लिया। सुंग वंशियों ने पाटलिपुत्र और मध्य भारत में शासन किया। ब्राह्मणी जीवन पद्धति का पुनः प्रारंभ दिखाने के लिए कई वैदिक यज्ञ किए। कहा जाता है उन्होंने बौद्धों को सताया भी और उनके जरा कर्णवंशी आए वो भी ब्राह्मण थे।